जय हिंद छात्रों, सभी छात्रों का सनराइज क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत है। और आज शुरू करेंगे अपने करंट अफेयर। लेकिन आज करंट अफेयर में 50 करंट अफेयर आपको वन लाइनर, करंट अफेयर के वन लाइनर जो आपके सभी एग्जाम में बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होंगे, उनकी सीरीज़ लेके आएंगे। कम से कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा करंट अफेयर आपको बताने की कोशिश करेंगे। और इसके साथ साथ और भी जो स्टैटिक जीके होता है, जीके जीएस होता है या करंट अफेयर होता है, उसको भी बताने की कोशिश करेंगे। छात्रों, सबसे पहले चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, दूसरों को भी बताइए, फॉरवर्ड कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा हमें सपोर्ट करें। चलिए शुरू करते हैं आज के करंट अफेयर कि क्या क्या करंट अफेयर है और देश दुनिया की क्या क्या खबरें हैं जो हमारे एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले लेफ्टिनेंट जनरल उपेंद्र द्विवेदी, लेफ्टिनेंट जनरल उपेंद्र द्विवेदी को हाल ही में रक्षा मंत्रालय ने अगले थल सेना प्रमुख के रूप में नामित किया है। यानी अभी हमारे जो वर्तमान के चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ हैं, ठीक है, यानी सेना प्रमुख हैं मनोज पांडे। तो मनोज पांडे का भी हाल ही में 1 महीने का कार्यकाल बढ़ा दिया गया था चुनाव की वजह से। अब उनका कार्यकाल खत्म हुआ और उनकी जगह लेंगे लेफ्टिनेंट जनरल उपेंद्र द्विवेदी। यानी हमारे भारत के इंडियन आर्मी के अगले जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ यानी COS कौन होंगे? लेफ्टिनेंट जनरल उपेंद्र द्विवेदी। और वर्तमान में कौन है? तो वर्तमान में है भैया मनोज पांडे, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, श्रीमान मनोज पांडे। आगे बढ़ते हैं। किस दिग्गज स्पेनिश खिलाड़ी ने फ्रेंच ओपन 2024 पुरुष एकल का खिताब जीता है? तो क्या है? कार्लोस अल्काराज, ठीक है, कार्लोस अल्काराज। किस दिग्गज स्पेनिश खिलाड़ी ने फ्रेंच ओपन 2024 पुरुष एकल का खिताब जीता है? तो वह है कार्लोस अल्काराज, ठीक है। तीसरा देखते हैं, भारत के किस युवा टेनिस खिलाड़ी ने हाइलब्रॉनर नेकर कप टूर्नामेंट जीता है? ठीक है, अभी हाल ही में भारत के किस युवा टेनिस खिलाड़ी ने हेलब्रॉनर टूर्नामेंट जीता है? तो क्या है? सुमित नागल ने। किसने जीता है भाई? सुमित नागल ने। क्योंकि भारतीय खिलाड़ियों की बात हो रही है, ध्यान देना, दीपा कर्माकर, ठीक है, दीपा कर्माकर। तो दीपा कर्माकर का खेल किस संबंध से है? इनका संबंध है जिम्नास्टिक से। किससे भैया? जिम्नास्टिक से, ठीक है, इनका संबंध किससे भैया? जिम्नास्टिक से है, ठीक है। किस भारतीय तीरंदाज ने तीरंदाजी एशिया कप 2024 चरण 3 में स्वर्ण पदक अपने नाम किया है? किस भारतीय तीरंदाज ने तीरंदाजी एशिया कप 2024 चरण 3 में अपना नाम किया? तो उत्तर क्या होगा? कुमुद सैनी ने। किसने भाई? कुमुद सैनी ने। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किस तिथि को दुनिया भर में अंतर्राष्ट्रीय अभिलेख दिवस मनाया जाता है? ठीक है, दिवस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में बहुत पूछता है। हाल ही में किस तिथि को दुनिया भर में अंतर्राष्ट्रीय अभिलेख दिवस मनाया था? उत्तर क्या होगा? 9 जून। जो भी हाल ही में 9 जून निकल गया, इस दिन मनाया जाता है क्या? अंतर्राष्ट्रीय अभिलेख दिवस, ठीक है। और जब भी बात होगी 5 जून की, ध्यान देना, जब भी बात होगी 5 जून की, तो 5 जून को मनाया जाता है क्या भैया? पर्यावरण दिवस। क्या मनाया जाता है भाई? पर्यावरण दिवस मनाया जाता है, ठीक है। कौन PNB मेटलाइफ, ध्यान दीजिएगा, PNB यानी पंजाब नेशनल बैंक, कौन PNB मेटलाइफ इंडिया इंश्योरेंस के MD और CEO बने हैं? अभी हाल ही में हमारे भारत का जो सबसे पुराना बैंक है पंजाब नेशनल बैंक, इसके कौन MD यानी मैनेजिंग डायरेक्टर और CEO कौन बने हैं? समीर बंसल बने हैं, ठीक है। कौन बने भाई? समीर बंसल बने हैं। वरिष्ठ टेनिस कोच नरसिंह को किसके लिए नामित किया गया है? अभी हाल ही में वरिष्ठ टेनिस कोच नरसिंह को किसके लिए नामित किया गया है? तो उत्तर क्या होगा? दिलीप बोस लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड, ठीक है। तो उल्टा सोचिए, अब इसी में उल्टा सोचिए, दिलीप बोस लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड, दिलीप बोस लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किसको मिलने वाला है? तो वरिष्ठ टेनिस कोच कौन? नरसिंह को। वरिष्ठ टेनिस कोच कौन? नरसिंह को मिलने वाला है। तो ये उत्तर हो जाएगा आपका। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हमारे करंट अफेयर क्या क्या है, ठीक है। ये करंट अफेयर की जितनी भी सीरीज है, ये जितने भी करंट अफेयर हैं, इनको पढ़ते जाइए और बार बार पढ़ते जाइए, ठीक है। और लिखना है तो लिख भी सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। जितना ज्यादा करंट अफेयर आप एक दिन में कवर करेंगे, उतना ही एग्जाम में सरल होगा आपको एग्जाम निकालना, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। कौन भारतीय नौसेना की पहली महिला हेलीकॉप्टर पायलट बनी? ठीक है, अभी तक के भारतीय नौसेना के इतिहास में, अभी तक भारतीय नौसेना के इतिहास में कोई महिला पायलट नहीं थी, वो भी हेलीकॉप्टर की, लेकिन अब बन गई है। कौन बनी है? सब लेफ्टिनेंट अनामिका बी राजीव, ठीक है, सब लेफ्टिनेंट अनामिका बी राजीव भारत की नौसेना हेलीकॉप्टर पायलट बनी है। तो जब भी नौसेना के कमांड की बात करें, ध्यान देना, जब भी नौसेना कमांड
कि हमारे भारत में नौसेना के कितने कमांड है, तो नौसेना का 2 कमांड है। हमारे भारत में नौसेना के कितने कमांड है, तो 2 कमांड है। एक कहाँ पे है, एक मुंबई में है, ध्यान देना, एक कहाँ पे है, मुंबई में है, और दूसरा कहाँ पे है, दूसरा विशाखापट्टनम में है। कहाँ पे भैया, विशाखापट्टनम में है, ठीक है। और अगर पूछ ले कि नौसेना ट्रेनिंग सेंटर कहाँ पे है, नौसेना ट्रेनिंग सेंटर कोची में है, केरला के कोची में है, ठीक है। आगे, हर वर्ष किस तिथि को दुनिया भर में विश्व प्रत्यायन दिवस मनाया जाता है, तो ये भी क्या है, 9 जून को। विश्व भर में 9 जून को विश्व प्रत्यायन दिवस मनाया जाता है, ठीक है। आगे, नवीनतम QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2025 के मुताबिक कौन देश का चौथा सर्वश्रेष्ठ उच्च शिक्षा संस्थान है, कौन चौथा, तो आपको बता दें IIT खड़गपुर। हमारे देश का IIT खड़गपुर क्या है, चौथा सर्वश्रेष्ठ उच्च शिक्षा संस्थान है। जब पहले की बात होगी तो क्या होगा, IIT मुंबई। जब पहले की बात होगी तो क्या होगा, IIT मुंबई। IIT मुंबई सर्वश्रेष्ठ संस्था है, और चौथे स्थान पे क्या है, IIT खड़गपुर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, गांबिया के सिविल सेवकों के लिए चौथा मिड करियर प्रशिक्षण कार्यक्रम कहां सफलतापूर्वक संपन्न हुआ। अभी हाल ही में गांबिया देश के सिविल सेवकों के लिए चौथा मिड करियर प्रशिक्षण कहां शुरू हुआ, तो ये हुआ है नई दिल्ली में, ठीक है। तो ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, इसको देखते जाइएगा। 12वां देख लेते हैं क्या है, किसको EY वर्ल्ड एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर 2024 के लिए चुना गया है। अभी हाल ही में किस व्यक्ति को EY वर्ल्ड एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर चुना गया है, तो वो क्या, वेलयन सुबैया। एंटरप्रेन्योर का मतलब होता है जो लोग अभी हाल ही में बिजनेस करते हैं और बिजनेस को बुलंदियों तक लेके जाते हैं और कई लोगों को रोजगार देते हैं। तो अभी हाल ही में EY वर्ल्ड एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर किसको चुना गया है, वेलयन सुबैया को, ठीक है। चलिए देखिए, अभी आप सब लोगों को पता है कि हमारे भारत में नए संसद का निर्माण हुआ है, और जो भी अभी सरकारें चल रही हैं वो नई संसद में चल रही हैं। तो नई संसद से रिलेटेड भी आपके एग्जाम में करंट अफेयर के तौर पे पूछ सकता है। जितना भी, देखिए ये तो करंट अफेयर की बात है, लेकिन नई संसद का जितना भी GK GS है, एक वीडियो हम अलग से उसमें जरूर बनाएंगे, उसको जरूर देखिएगा। लेकिन फिलहाल अभी नए संसद के बारे में देख लेते हैं कि नए संसद में हमारे क्या क्या नए करंट अफेयर है। तो देखिए, नए संसद भवन का निर्माण किस कंपनी द्वारा किया गया है, नए संसद भवन का निर्माण किस कंपनी द्वारा किया गया है, तो उत्तर क्या होगा, टाटा प्रोजेक्ट्स लिमिटेड, ठीक है। जो नया संसद भवन बना है अभी, जिसमें लोकसभा और राज्यसभा में सीटें बढ़ाई गई हैं, इस भवन को किस कंपनी द्वारा बनाया गया है, तो उत्तर क्या होगा, टाटा प्रोजेक्ट्स लिमिटेड, ठीक है। और नए संसद भवन का आकार कैसा है, ये काफी बार एग्जाम में पूछा गया है। अभी नए संसद भवन का आकार कैसा है, तो ये त्रिकोणीय है। नए संसद भवन का आकार कैसा है, ये त्रिकोणीय है, ठीक है। नए संसद भवन का आकार कैसा है भाई, त्रिकोणीय आकार का है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं और देख लेते हैं संसद के हमारे कुछ इंपॉर्टेंट GK GS। नए संसद भवन में संयुक्त सत्र का आयोजन कहाँ किया जाएगा, जब भी राष्ट्रपति संयुक्त सदन का आयोजन करेंगे, ध्यान देना, जब भी राष्ट्रपति संयुक्त सदन का आयोजन करेंगे तो कहां पर करेंगे, तो संसद की लोकसभा में संयुक्त सभा का आयोजन करेंगे, ठीक है। नए संसद भवन में संयुक्त सत्र के लिए कितनी सीटों वाला वृहद हॉल है। हमारे नए संसद भवन में जब भी संयुक्त बैठक की जाएगी राष्ट्रपति द्वारा, तो उसमें टोटल कितनी सीटें हैं, तो 1272 सीटें हैं। कितनी भाई, 1272 सीटें। ये आंकड़े याद रखिएगा, एग्जाम में आ सकता है। भारत का नया संसद का निर्माण कहां किया गया है, नई दिल्ली में जहां पर हमारा पुराना संसद है, उसी के जस्ट बगल में एक नया संसद त्रिकोणीय आकार का बनाया गया है, ठीक है। नए संसद भवन के वास्तुकार कौन है, नए संसद भवन के वास्तुकार कौन है, तो आपको बता दें नए संसद भवन के वास्तुकार कौन है, विमल पटेल, ठीक है, विमल पटेल, ठीक है। और अगर पूछ ले कि पुरानी संसद के वास्तुकार कौन थे, तो वो था क्या, लुटियंस। क्या था भाई, लुटियंस, जो हमें लूट के चले गए। कौन, लुटियंस, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। पुरानी संसद के वास्तुकार कौन है, लुटियंस, और नए संसद के वास्तुकार कौन है, विमल पटेल। कौन है भाई, विमल पटेल, ठीक है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, नेक्स्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, काफी बार एग्जाम में आएगा, ध्यान देना, एग्जाम में आ सकता है। इसको स्टार लगा लीजिएगा जो पढ़ने जा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नवनिर्मित संसद भवन के उद्घाटन के समय लोकसभा अध्यक्ष की सीट के बगल में क्या रखा था, तो रखा था क्या, सेंगोल को रखा था। सेंगोल एक प्रकार का पिलर है, सेंगोल एक प्रकार की छड़ी है जो संसद भवन के जहां पर अध्यक्ष की सीट है उसके बगल में रखा गया है, ठीक है। तो ध्यान देना, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नवनिर्मित संसद भवन के उद्घाटन के समय में लोकसभा अध्यक्ष की सीट के बगल में क्या रखा था भाई, सेंगोल रखा था, ठीक है। और सेंगोल किस वंश से संबंधित है, चोल वंश से संबंधित है। ध्यान देना, सेंगोल जो प्रतीक है, जो चिन्ह है, यह किस वंश से संबंधित है, तो चोल वंश से संबंधित है। आगे, नए संसद भवन का निर्माण किस परियोजना के तहत किया गया है, नए संसद भवन का निर्माण
किस परियोजना के तहत किया गया है? तो इसका उत्तर होगा सेंट्रल विस्टा पुनर्विकास योजना। सेंट्रल विस्टा पुनर्विकास योजना के तहत इसका निर्माण किया गया है। नए संसद भवन का निर्माण किसके तहत? सेंट्रल विस्टा पुनर्विकास योजना के तहत किया गया है। आगे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नए संसद भवन की आधारशिला कब रखी थी? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नए संसद भवन की आधारशिला कब रखी थी? 10 दिसंबर सन 2020। 10 दिसंबर सन 2020। नए संसद भवन का डिजाइन किस कंपनी ने तैयार किया है? HCP। ठीक है, नए संसद भवन का डिजाइन किसने तैयार किया है? HCP डिजाइन्स ने। नए संसद भवन में लोकसभा में कितनी सीटें हैं? देखिए, ये एग्जाम पूछ सकता है। अभी फिलहाल कितनी सीटें हैं? 552। लेकिन जो नया लोकसभा हमारा बना है उसमें लोकसभा में 888 सीटें हैं। कितने भैया? 888। चलिए, समय लगावा के आगे बढ़ते हैं। चलिए, तो ये हमने जाना कि भाई नए संसद भवन में कितनी सीटें हैं? 888। और आपको बता दें इसके वृहद हॉल, बड़े हॉल में कितनी सीटें हैं? 1272। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि और क्या क्या इंपॉर्टेंट है हमारे एग्जाम से रिलेटेड। नए संसद भवन में राज्यसभा के लिए कितनी सीटें हैं? तो 384। नए संसद भवन में राज्यसभा के लिए कितनी सीटें दी गई है? 384। और वर्तमान में कितनी सीटें हैं? 250। वर्तमान में राज्यसभा की 250 सीटें हैं, जिसमें 12 जो है मनोनीत होते हैं राष्ट्रपति द्वारा। 12 जो है मनोनीत होते हैं राष्ट्रपति द्वारा। जब नए संसद भवन का उद्घाटन किया गया था तो उस समय कितने रुपए का अनावरण किया गया? जब नए संसद भवन का निर्माण किया गया था और उसका उद्घाटन किया गया था तो 75 रुपए के सिक्के का अनावरण किया गया, क्योंकि हमारी आज़ादी को 75 वर्ष पूर्ण हो चुके हैं। हमारी आज़ादी को 75 वर्ष पूर्ण हो चुके हैं, उसकी याद पर नए संसद भवन के उद्घाटन के समय में 75 रुपए के सिक्के का अनावरण किया गया। ठीक है, नए संसद भवन कितने मंजिला इमारत है? जो नया संसद भवन है वह 4 मंजिला इमारत है। ध्यान दीजिएगा, जो नया संसद भवन है वह 4 मंजिला इमारत बिल्डिंग है। नए संसद भवन में कितने समिति कक्ष हैं? तो आपको बता दें नए संसद भवन में 6 समिति कक्ष हैं, ये ध्यान रखना। उत्तर प्रदेश के भदोही के बुनकर ने भवन के लिए हाथ से बुने पारंपरिक कालीन बनाए। देखिए, हमारे नए संसद भवन में जो कालीन बनी हुई है, बड़ी सी जो कालीन बनी हुई है, तो वो कहाँ से बनी है? वो भदोही से बनी है। कहाँ से भाई? भदोही से बनी है। और आपको बता दें कालीन अनुसंधान संस्था, कालीन अनुसंधान, ध्यान देना, कालीन अनुसंधान संस्था ये भी कहाँ पे है? भदोही में है। कालीन, उत्तर प्रदेश का भदोही कालीन निर्माण के लिए जाना जाता है। ये वहाँ का 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट भी है। और कालीन अनुसंधान केंद्र ये भी कहाँ पे है? भदोही में है। तो देखो, ये यूपी जीके के लिए भी इंपॉर्टेंट है। आगे, संसद भवन में 3 प्रवेश द्वार हैं। ये जो त्रिकोणीय संसद भवन बना है इस बार का नया संसद भवन, इसमें 3 द्वार हैं और तीनों द्वारों को अलग अलग नाम से जाना जाता है। जरा देखिए, संसद भवन में 3 प्रवेश द्वार हैं जिनके नाम है, पहला ज्ञान द्वार और दूसरा शक्ति द्वार और तीसरा कर्म द्वार। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, संसद भवन में 3 प्रवेश द्वार हैं जिनके नाम भी अलग अलग हैं, ज्ञान द्वार और क्या है? शक्ति द्वार और क्या है? कर्म द्वार। ठीक है, ये ध्यान देना है। पर्यटन विकास सूचकांक 2024 में भारत की 119 में से कितनी रैंक आई है? 39वीं रैंक आई है। ठीक है, कुछ सूचकांक भी देख लेते हैं, एग्जाम की दृष्टि से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। पर्यटन विकास सूचकांक 2024 में 119 देशों का उल्लेख किया गया, जिसमें भारत की रैंक कितनी है? 39वीं है। ठीक है, अंतरराष्ट्रीय IP सूचकांक में भारत की रैंक क्या है? 42वां है। ठीक है, 42वां स्थान है भारत ने प्राप्त किया है। अंतरराष्ट्रीय IP सूचकांक में भारत ने कौन सी रैंक प्राप्त की है? 42वां स्थान प्राप्त किया है। ठीक है, 32 ग्लोबल सॉफ्ट पावर इंडेक्स, ध्यान दीजिएगा, ग्लोबल सॉफ्ट पावर इंडेक्स 2024 के सूचकांक में भारत की 29वीं रैंक है। ठीक है, एग्जाम की जब तैयारी करते हैं तो कुछ अंतरराष्ट्रीय महत्वपूर्ण सूचकांक को भी ध्यान में रखना है, क्योंकि एग्जाम में आता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि और कौन कौन से इंपॉर्टेंट हमारे करंट अफेयर है। हेनले पासपोर्ट रिपोर्ट 2024 में भारत की रैंक क्या है? 80। ठीक है, भारत की रैंक क्या है भाई? 80। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2024 में भारत की रैंक क्या है? 80 है। और अगर पूछे रैंक 1 पे कौन है इस बार, तो रैंक 1 पे इस बार क्या? सिंगापुर। ठीक है, रैंक 1 पे कौन है इस बार? सिंगापुर। हमेशा जापान रैंक 1 पे आता था पासपोर्ट की मजबूती के संदर्भ में, लेकिन इस बार हेनले रिपोर्ट के मुताबिक रैंक 1 पे कौन आया है? सिंगापुर आया है और भारत की रैंक क्या है? 80 है। भविष्य संभावना सूचकांक
भविष्य संभावना सूचकांक में भारत की रैंक क्या है? 35वीं है। ठीक है, विश्व खुशहाली रिपोर्ट में ध्यान दीजिएगा, विश्व खुशहाली रिपोर्ट में भारत क्या है? 126वीं रैंक पे है। विश्व खुशहाली रिपोर्ट, ठीक है, वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स में भारत की रैंक कितनी है? 126वीं, यानी कहीं ना कहीं भारत के लोग अपनी सरकार से खुश नहीं है। ठीक है, ये ध्यान देना है। वैश्विक आतंकवादी सूचकांक, वैश्विक आतंकवादी सूचकांक में भारत की जो रैंक है वो 13वीं रैंक है, यानी भारत में कहीं ना कहीं आतंकवाद का प्रभाव ज्यादा है। ठीक है, तो वैश्विक आतंकवाद सूचकांक में क्या है? 13वीं रैंक। और फर्स्ट में कौन आया भाई? फर्स्ट में कौन आया है? फर्स्ट में है अफगानिस्तान। कौन भैया? अफगानिस्तान। फर्स्ट में कौन है? अफगानिस्तान है। ठीक है, यहां पर आतंकवादियों का प्रभाव बहुत ज्यादा है। वैश्विक नवाचार सूचकांक, वैश्विक नवाचार सूचकांक 2023 में भारत की रैंक थी 40वीं रैंक थी। वैश्विक आर्थिक परिदृश्य, वैश्विक आर्थिक परिदृश्य के रिपोर्ट के मुताबिक क्या रिपोर्ट कह रही है भारत के मामले में? ठीक है, ये जो वैश्विक आर्थिक रिपोर्ट है, परिदृश्य है 2024 का, ये भारत के बारे में क्या कह रही है? कह रही है कि 2024 और 2025 में भारत की वृद्धि दर 6.5% रहने वाली है। ठीक है, ये विश्व आर्थिक परिदृश्य 2024 यह हमारे भारत की जीडीपी और वृद्धि दर को बता रहा है कि 2024 और 2025 में भारत की वृद्धि दर 6.5 रहने वाली है। ठीक है, सैन्य शक्ति रैंकिंग, पूरे विश्व में सैन्य शक्ति देखा जाए तो भारत की सैन्य शक्ति चौथे नंबर पे आ रही है। पूरे विश्व में अगर सैन्य शक्ति के मामले में देखा जाए तो हमारा भारत किस रैंक में आ रहा है? पहले में, चौथे रैंक में आ रहा है। तो पहले में कौन है? पहले में है भैया यूएसए। पहले में क्या है? यूएसए। दूसरे में कौन है? देखिए दूसरे में कौन है? दूसरे में है रूस। दूसरे में कौन है? रूस। और तीसरे में कौन है? तीसरे में है चाइना। और चौथे में कौन आता है अपना? चौथा में अपना आता है भारत। ठीक है, जब हम सेना की बात करेंगे कि किसकी कितनी मजबूत सेना है, तो इस रैंकिंग में हमारा भारत चौथे नंबर पे आता है। पहले पे कौन है? यूएसए है। दूसरे में कौन है? रूस है। और तीसरे में कौन है? चाइना। चौथे में क्या है? भारत। ठीक है, लॉजिस्टिक प्रदर्शन सूचकांक, लॉजिस्टिक प्रदर्शन सूचकांक में भारत का रैंक 2023 का क्या है? 38वां है। लॉजिस्टिक प्रदर्शन सूचकांक में 2023 में 38वां स्थान है भारत का। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और देख लेते हैं कि ये हमारा कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर है। भारतीय वायुसेना ने जगुआर लड़ाकू विमान, भारतीय वायुसेना ने जगुआर लड़ाकू विमान के अलावा रूसी लड़ाकू विमान सुखोई 30 में, ठीक है, रैमपेज मिसाइल से लैस किया। यानी अभी हमारी भारत के इंडियन एयरफोर्स ने रूस से लिया हुआ सुखोई जो लड़ाकू विमान है उसमें रैमपेज मिसाइल लगाई है। क्या लगाई है? रैमपेज मिसाइल। आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है कि रैमपेज मिसाइल किस में लगाई गई है? किस विमान में? सुखोई 30 में। और किस में लगाई गई है? मिग 29 में। ठीक है, CEP कंजर्वेशन ऑफ एनवायरमेंटल, ठीक है, पर्यावरण संरक्षण, ध्यान दीजिएगा, पर्यावरण संरक्षण की स्थापना में, ध्यान दीजिएगा, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम किस प्रोटोकॉल के तहत हमारे भारत में लाया गया था? तो ये क्या है? मैड्रिड प्रोटोकॉल के तहत। ठीक है, पर्यावरण संरक्षण प्रोटोकॉल यानी कंजर्वेशन ऑफ एनवायरमेंटल प्रोटोकॉल, कंजर्वेशन ऑफ एनवायरमेंटल प्रोटोकॉल किसके तहत भारत में लाया गया था? तो अंटार्कटिका संधि जो हुई थी मैड्रिड प्रोटोकॉल के तहत। ठीक है, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम जब भी भारत में आया, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम तो 1986, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम भारत में कब आया था? 1986 में। चीन देश दुनिया में सौर ऊर्जा का सबसे बड़ा उत्पादक है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, सूर्य की किरणों से ऊर्जा बनाना, इसमें अग्रणी देश कौन है? चाइना है। सबसे ज्यादा सौर ऊर्जा से बिजली बनाता है कौन? चीन। तो भारत कौन से नंबर पे? भारत का तीसरा नंबर है। ध्यान देना, पूरे विश्व में भारत का तीसरा नंबर है सौर ऊर्जा का इस्तेमाल करने में। और इस साल भारत ने जापान को भी पीछे कर दिया है और तीसरे नंबर पर आ गया है। आगे करते हैं, हर वर्ष 22 मई को अंतरराष्ट्रीय जैव विविधता दिवस मनाया जाता है। ठीक है, हर वर्ष 22 मई को अंतरराष्ट्रीय जैव विविधता दिवस मनाया जाता है। और भारत में सबसे ज्यादा जैव विविधता कहां पाई जाती है? पश्चिमी घाट में। कहां पे भैया? पश्चिमी घाट में। ये एग्जाम में काफी बार आता है कि भारत में सबसे ज्यादा जैव विविधता कहां पाई जाती है? पश्चिमी घाट में। और 22 मई को अंतरराष्ट्रीय जैव विविधता दिवस मनाया जाता है। गोपीचंद थोटाकुरा अंतरिक्ष में जाने वाले पहले भारतीय पर्यटक बने हैं। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, अमेज़न कंपनी के साथ में गोपीचंद थोटाकुरा अंतरिक्ष में जाने वाले पहले भारतीय बने हैं। 20 मई को विश्व मधुमक्खी दिवस मनाया जाता है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, 20 मई को विश्व मधुमक्खी दिवस मनाया जाता है। और विश्व फुटबॉल दिवस के रूप में 25 मई संयुक्त राष्ट्र ने घोषित किया है कि 25 मई को हर साल विश्व फुटबॉल दिवस मनाया जाएगा। ठीक है, संयुक्त राष्ट्र ने घोषणा की है कि 25 मई को हर साल क्या मनाया जाएगा? विश्व फुटबॉल दिवस। ठीक है, इंडोनेशिया के उत्तरी सुलावेसी प्रांत में
माउंट रुआंग में विस्फोट हुआ है, यानी ये सक्रिय ज्वालामुखी है। तो आपसे पूछ सकता है कि इंडोनेशिया का सक्रिय ज्वालामुखी जो अभी हाल ही में फटा है उसका नाम क्या है? माउंट रुआंग। ठीक है, तो भारत का पूछ रहे, भारत का सक्रिय ज्वालामुखी क्या है? बैरन द्वीप। कौन है भाई? बैरन द्वीप। बैरन द्वीप में विस्फोट होते रहते हैं। ठीक है, तो भारत का सक्रिय ज्वालामुखी है बैरन द्वीप। ठीक है, भारत में हिंद महासागर और अरब सागर की ओर से दक्षिण पश्चिम तट पर मानसून सबसे पहले आता है। ठीक है, ध्यान दीजिए, अगर एग्जाम में पूछ ले कि भारत में मानसून सबसे पहले किस दिशा से आता है, तो आपका उत्तर होगा भारत में हिंद महासागर और अरब सागर की ओर से दक्षिण पश्चिमी तट पर मानसून आता है। और सबसे पहले कहां पे आता है? केरल पे दस्तक देता है। कहां पे भैया? केरल पे। ठीक है, चक्रवात रेमल, चक्रवात रेमल कहां पे आया था? बंगाल की खाड़ी में। चक्रवात रेमल कहां पे आया था? बंगाल की खाड़ी में। तो ये याद रखना है। तो देखिए कितने कम समय में आपका 50 करंट अफेयर समाप्त हो गया। ये चैनल पढ़ाया अच्छा लगा हो तो दबा के शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए। जय हिंद, जय भारत।